नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे खबरों की। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के विस्थापित होने और उन पर किए गए जुल्मों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई कहानी उनके साथ घटी घटनाओं पर आधारित है। फरीदाबाद के एक मॉल में पहुंचे कश्मीरी समाज ने एक साथ इस मूवी को देखा और उसके बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया। द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर कश्मीरी हिंदुओं का कहना है कि काफी हद तक सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन पूरी सच्चाई इससे भी परे है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संवेदनशील चीजें हैं जो फिल्मों में नहीं दिखाई जा सकती। हमें एक मौका मिलेगा। 1990 का वो दशक था जब कश्मीर से पंडितों को विस्थापित होने का दंश झेलना पड़ा था, लेकिन इससे अलग एक बड़ी घटना ये थी कि वहाँ कई अपनों को खोना पड़ा था। किसी ने अपनी माँ को खोया था, किसी ने भाई को और किसी ने अपने बेटे को। उसी को लेकर एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स। और ये जो तमाम आप लोग देख रहे हैं, ये वो कश्मीरी हिंदू हैं जो यहाँ कैंडल मार्च यहाँ निकाल रहे हैं। और उससे पहले इन्होंने सभी मूवी देखकर अंदर आए हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरह की ये जो मूवी रही है। हमारे साथ में कश्मीरी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अजय काक जी। मूवी देखकर आए हैं, आगे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं ये पूरी मूवी को और ये कैंडल मार्च तो आज हमने अपने मार्टिर्स की श्रद्धांजलि के लिए निकाला है। आज जो ये मूवी चल रही थी, ये तो हमने लाइव देखी है, बचपन से लाइव देखते आ रहे हैं। बट आज एक ये अपने विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने आज दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे नरसंहार कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का देश भर में चर्चा इस मूवी की काफी बहुत ज्यादा है, लेकिन कई मूवी के अंदर ऐसे पल आए हैं जो भावुक लोग होते हुए दिखाई दिए अंदर। बिल्कुल अंदर रोना भावुक। अभी तो आपने 30 से 40% देखा, इससे ज़्यादा नरसंहार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर वो देखने लग जाए तो शायद सारे जो देखने आए वो रोते रोते निकल जाए। बिल्कुल, आरएसएस के पदाधिकारी भी हमारे साथ गंगा शंकर मिश्र जी, आप भी अंदर थे, देख रहे थे किस तरह से कितनी सच्चाई है इस मूवी की अगर बात करें। और जिस तरह जिक्र हो रहा है कि केवल 30% ही इसकी सच्चाई दिखाई गई, तो वास्तव में इससे ज़्यादा भी वक्त हुआ था उस वक्त। बिल्कुल सच कहा। अभी जो काक जी ने बताया, मैं तो जम्मू कश्मीर में 25 साल तक रहा हूँ। मैंने देखा है कि वास्तव में ये जितना दिखाया है उससे भी अधिक भयंकर त्रासदी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने भोगी है। और लेकिन ये अच्छा प्रयास हुआ है, कितने लंबे अरसे बाद पूरे देश को पता चले कि वास्तव में कश्मीरियों के संग क्या हुआ, किस तरीके से कश्मीरियत के नाम पर कश्मीरियत को खत्म किया गया। धारा 370 की भी जिक्र हुआ इस मूवी में। धारा 370 हट गई है, लेकिन कुछ उम्मीदें जगी होंगी अब के दोबारा एक बार वहाँ आप दोबारा वापस रहने जाएंगे। बिल्कुल, 32 साल हो गए हमें आज, और आज इस फिल्म के द्वारा हमने वाकई में वो मंजर बिल्कुल सामने आया जो 32 साल पहले हमारे साथ हुआ है। और धारा 370 हटने से कम हमारी जो आशाएं हैं वो आज फिर जागृत हो गई कि हमें एक मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी में वापस जाने का कश्मीर। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम वापस कश्मीर जाएं और अपनी मातृभूमि में रहें। वापस जाने का मौका मिलेगा। अजय जी, एक बार फिर दोबारा आपसे बात करूंगा मैं। क्या लगता है, मौजूदा सरकार का भी जिक्र इस मूवी में किया गया है, तो जो पिछली सरकारों पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष है इसमें? जिस तरह से सरकार के तो बहुत अच्छे कदम उठाए गए। जो ये 370 धारा, मेरे को तो नहीं लगता था कोई हटा सकता था। ये वाकई नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली बात है। हम उस चीज़ को वाकई अप्रिशिएट करते हैं उस मामले। बट हमारा कब वहाँ पर वापस वहाँ पर हो जाएगा, कब हमारे को वापस ले जाएगा? क्योंकि जैसे है ना, हमारे पिताजी कह रहे हम साल 2 साल बाद चले गए, आज 15-20 साल 25 साल उसके बाद तो वो इस दुनिया से चले गए। कल को हमारा आज ये एक बात बढ़िया है, मतलब हम अपने बच्चों को रोज़ कहते थे, वो पूछते थे कि भाई कैसे आज हमारा ये सपना अधूरा ना रह जाए। अब हम उस उम्र में हम भी आने लगे कि कल को हम भी यहाँ से चले जाएं, कि पर बच्चे सोचे कि कब जाएं। तो देखिए सर, इसमें सरकार तमाम तरह से वादे करती हैं, दावे करती हैं, कश्मीरी पंडितों को दोबारा से बसाने की जरूर इस सरकार ने बात की है। तो कुछ लगता है कि वहाँ ऐसा माहौल बना है कि आप वापसी अभी जा सकते हैं? माहौल तो देखो जी बना रहे हैं, माहौल इसमें टाइम तो लगता है। देखो जो बात सच है, इनिशिएटिव तो सरकार ले रही है। इसमें हम जो मतलब वो छुपाव नहीं, मैं पिछले साल घूम के आया था, तो इनिशिएटिव तो है, बट टाइम लगता है। टाइम बिकॉज क्योंकि ये जड़ों तक गया था, ये निकालना कोई आसान नहीं था। ये 2, 4, 5 साल की बात नहीं थी, बट फिर भी उनका काम सराहना काम है। उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत मतलब चाहे जो भी है। बट हमारी पूरी उम्मीदें उनसे
से हम जरूर वापस जाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल तमाम तरह की उम्मीदें सरकारों से हैं और उन्होंने खुद उम्मीद है कश्मीरी पंडितों को, चाहे कश्मीरी हिंदुओं की बात करें। आप देख सकते हैं साफ तौर से, देखिए ये कहीं ना कहीं इसी का जिस तरह से मूवी दिखाई गई, सच्चाई दिखाई गई, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के यहाँ नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बताइए। अगर देश को बचाना है और हिंदुओं को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को ही हर बार जिताना है, नहीं तो मोदी जी ने अगर नहीं रहे तो ये देश नहीं बचेगा। बिल्कुल देश नहीं बचेगा। इस तरह के नारे कहीं ना कहीं मोदी में विश्वास जताते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर आए हैं, उसका कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों को सच्चाई जब पता चली है तो उसके बाद में यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया है। और अब ये तमाम लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब उम्मीद जगी है इस सरकार से कि उनकी जल्द वापसी कश्मीर में हो सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की 19 मार्च से शुरुआत होने जा रही है। सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से मेले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत की सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के नोडल ऑफिसर राजेश जून का कहना है कि 19 मार्च को शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस बार सूरजकुंड मेला रोजाना दोपहर 12:30 बजे शुरू होकर रात के 9 बजे तक जारी रहेगा। अगर मेले की अब तैयारियों की बात करें तो किस तरह की अंदर तैयारी की गई है, हर्ष की बात करें तो कितनी बनाई गई हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। देखिए, इसमें 1183 वर्कर्स आर्टिजन्स के पार्टिसिपेशन के लिए हैं और उन्हें पूर्णतः तैयार कर लिया गया है। और जिसमें आर्टिजन्स को न्योता वेरियस मिनिस्ट्रीज़ ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने भेज दिया है और बड़ा उत्साह से भरा हुआ जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाई दे रहा है हमें। उसके अलावा हमारे पास 26 फॉरेन कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन हम सुनिश्चित कर चुके हैं और ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हमारे पास और भी कॉन्फर्मेशंस जो है MEA के थ्रू हमारे पास मिल रही हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 330 कंट्रीज़ से ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेशन हम सुनिश्चित कर लेंगे। सर, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं 30 कंट्री का, क्योंकि अभी एयरलाइंस सभी जगह की ओपन नहीं हुई हैं, तो ऐसे में लगता है कि इतने लोग भागीदारी कर पाएंगे, या वहाँ के जो लोग यहाँ स्टॉल अपनी लगाते हैं, आर्टिजन्स आते हैं, तो वो पूरे आ जाएंगे यहाँ? देखिए, मेला जो आयोजन है उसमें सभी एसोसिएट मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मुख्यतः हमारे टेक्सटाइल के साथ साथ भागीदार हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं। तो जितना भी ये पार्टिसिपेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको स्क्रूटनाइज करके फाइनल करती है। तो जिनको भी पार्टिसिपेशन के लिए अभी तक मेला ने कॉन्फर्म किया है वो सभी को MEA से क्लियरेंस मिल चुकी है और उनकी फ़्लाइट्स और शेड्यूल और टिकट्स बुकिंग का जो है वो काम चल रहा है। सूरजकुंड में एक तरफ जहां 19 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज होने जा रहा है, तो वहीं हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें वक्त रहते पूरी नहीं की गई तो वे फिर 27 और 28 मार्च को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल पर चले जाएंगे। बाकी जैसे 28-29 की हड़ताल बताई जा रही है, इस हड़ताल को हम पूरी तरह से चक्का जाम करेंगे। एक एक कर्मचारी चक्का जाम करेगा। जैसा हमारा HR भी नहीं दिया गया, पूरे हरियाणा कर्मचारियों को HR मिल गया, पूरे हरियाणा में हमें HR भी नहीं दिया गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और 28-29 मार्च को कई महीने पहले हड़ताल की घोषणा हो चुकी है और हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है। 2015 से 16 से जो 7वां वेतन आयोग की घोषणा करी थी सरकार ने दिया था, उसका 4 मकान का किराया भत्ता आज तक भी टूरिज्म को नहीं मिला है, सेवा नियम नहीं मिले हैं और लगातार टूरिज्म के कम्प्लेक्सों को बेचा जा रहा है। जैसा कि रोहतक के अंदर कन्वेंशन हॉल था वो लीज पे दे दिया गया है। नियम 134A के तहत एडमिशन कराने को लेकर सैकड़ों अभिभावक फरीदाबाद में अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काटकर थक चुके हैं। इसी को लेकर आज छोटे छोटे बच्चे और उनके परिजनों ने फरीदाबाद के BK चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर निजी स्कूलों से मिली भगत का आरोप लगाया।
अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? खड़े इस समय फरीदाबाद के बीके चौक पर और आप देख सकते हैं कि तमाम अभिभावक अपने बच्चों को लेकर यहाँ धक्के खा रहे हैं। स्कूलों में इनका एडमिशन नहीं हो रहा है। 134A के तहत लगातार पिछले कई महीनों से सभी जो अधिकारी हैं उनके जो दफ्तर हैं उनके भी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम अपनी जो फैमिली है उसके साथ यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से धक्के खाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। शिक्षा अधिकारी से भी कई बार मिल चुके हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं करता। इसको लेकर हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद पाल। किस लिए पहुँचे आप यहाँ? 134A के लिए ये गवर्नमेंट सरकार ने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कीम निकाली थी। जो बच्चा अपना टेस्ट पास करके जो प्राइवेट स्कूल में अपना गवर्नमेंट सरकार पढ़ाएगी, हरियाणा सरकार, उस विषय में यहाँ पर खड़े हैं। अभी गवर्नमेंट सरकार हमारे बच्चों का आप अधिकारी से मिले? DC से भी मिल लिए, शिक्षा अधिकारी से मनोज चौधरी से भी मिल लिए, सब नहीं करते हैं। नो कह रहे हैं अभी हमने कारण पूछो नोटिस दे दिया है स्कूलों को, वहाँ से जवाब आएगा। हम लापरवाही मानते हैं इसमें शिक्षा अधिकारी की लापरवाही मानते हैं जी हम। तो कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है। तमाम लोग परेशान हैं शिक्षा अधिकारी की वजह से। आप क्या कहते हैं? सर पिछले 3 महीने से परेशान घूम रहे हैं, ना कोई शिक्षा अधिकारी सुनता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास पे भी होके आए हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोला जाता है आपको? सर ये कह दिया जाता है कि कोर्ट केस चल रहा है, जब कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा तब बात करेंगे। कोर्ट केस का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कोर्ट केस सरकार का और स्कूल का पैसे का लेन देन है। 134A का कोई रोल नहीं है उसमें। 134A का कोई रोल नहीं है। शिक्षा अधिकारी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी मिलीभगत से हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना, सरकार अभी बोला, उन्होंने बोला 28 की डेट है, 28 फरवरी को फैसला होगा। अब बढ़ा के फिर डेट बढ़ा दी। अब ये मार्च आखिरी महीना रह गया। अब हम कहाँ जाए, क्योंकि नया सेशन चालू हो जाएगा। बच्चा हम 3-3.5 महीने से धक्के खा रहे हैं। अब क्या करें बताइए? SLC निकलवाई क्यों? अब बोल रहे हैं स्कूलों से SLC ले जाओ, तो पहले आपने जमा क्यों करवाई? आप निकलवाते मत। फिर अब हम SLC वहाँ पड़ी है, तो अब बोल रहे हैं, आप फ़ोन करके कह रहे हैं आप SLC ले जाओ, हमारा कुछ नहीं पता। तो अब क्या करें बताइए? तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपका सर SLC 4th में है बच्चा, अब साल के पीछे कोई लेगा तो है नहीं बच्चे को। इस तरीके SLC वहीं पड़ी है, अब कहते ले जाओ, हमारे को कुछ नहीं पता। उल्टा इन्होंने उस दिन बोला। इसकी गलती मानते हो आप? सर इसमें शिक्षा अधिकारी वगैरह की गलती है, मेन सरकार ही साथ में है, तो फिर क्या कर सकते हैं? पहले तो सर ऐसा है कि फॉर्म इन्होंने लास्ट में निकाले, सेशन के बीच में निकाले, ठीक है। फिर सब बच्चे पास हो गए, अलॉटेड हो गए। उसके बाद अब एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं। DO BO के पास जाओ तो अब तो वो कहते हैं कि मैडम के पास जाओ। मैडम के पास जाते हैं तो मैडम भी कुछ नहीं कहती, हो जाएगा हो जाएगा। अब तो सेशन कोई सुनवाई नहीं है सर। हाँ जी, तो कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बच्चे देख सकते हैं अपने हक के लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तमाम बच्चे यहाँ पर एडमिशन दो। किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? एडमिशन के लिए। क्या एडमिशन नहीं मिला अभी तक? नो। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हमारे एडमिशन दो, हमारा एडमिशन जल्द से जल्द करवाए। आप क्या कहोगे बच्चे? हमारा एडमिशन जल्द से जल्द करवाए। तो देख सकते हैं जो मासूम हैं वो लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। अभिभावक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको एडमिशन दिया जाए, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी पर तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा है सर, आप बोलते हैं कि ना सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लो, BO DO करवाएंगे, ठीक है। जब हमें सरकारी में ही होता तो हम अपने बच्चों के ये कोटे के फॉर्म क्यों भरते 134A के? हाँ, ये बोलते हैं कि अभी तो नीचे पीछे अभी बहुत सारी वीडियो आई थी, उसमें बोला है कि कोई भी आपको एडमिशन देगा, मतलब कोई सब दिलवाएंगे। BO DO आप सरकारी में ले लो बच्चों को। तो आप सुन सकते हैं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी वो खुद अभिभावकों को ये कहकर टाल रही हैं कि उनको सरकारी में अपने बच्चों को एडमिट करा देना चाहिए, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मिली भगत जिला शिक्षा अधिकारी की स्कूलों के साथ यहाँ पर देखी जा सकती है और तमाम जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भटकते देखे जा सकते हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? ये वाला मुद्दा विधानसभा में उठा है,
निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने उठाया है, हमारे ये विधायक NIT के नीरज शर्मा ने उठाया, पर सरकार का वही ढुलमुल रवैया है कि हम जांच करा रहे हैं, हमने एडमिशन दे दिए हैं। तो सरकार का ढुलमुल रवैया है और साफ तौर पर जो अधिकारियों की वजह से सरकार पर भी उंगली उठ रही है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अभिभावकों को गलत दिशा दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन वो करवा सकते हैं। IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 के पहले दिन प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस के बेटे युवराज हंस ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पृथला के विधायक और चेयरमैन नयनपाल रावत उपस्थित रहे। विधायक नयनपाल रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की तो उद्योगपतियों के स्टॉल पर निरीक्षण कर उनका हौसला भी बढ़ाया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर भी इस तरह के आयोजन किए जाएं, इसके लिए वे मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी से लगता पथवारी मंदिर के कई लोगों से इसी तरह से बना हुआ है, लेकिन जिस जमीन पर इस मंदिर का निर्माण किया गया वो पूरी जमीन नगर निगम के अधीन आती है और अब इस मंदिर के बाहर लगभग 6 दुकानें बनकर किराए पर दे दी गई, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी हरकत में आए और इन दुकानों को खाली करवाने के लिए पुलिस बल लेकर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही निगम के कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा, स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर वहां से जाना शुरू कर दिया। निगम की इस दुकानों को सील करने का फैसला लिया गया है और जल्द ही इन सभी को नोटिस देकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। को बोला था भाई दुकान खाली करने के लिए 1 हफ्ते पहले भी, तो ये कह रहे थे जी हमें समय दिया जाए। फिर आज आए थे खाली करवाने के लिए, अभी तक कर ही नहीं, तो अभी ताला लगा के सारे चले गए। ये पथवारी मंदिर नगर निगम की खानाकाश में नगर निगम की है और ये दुकानें फिर उसी प्रीमिस में है, तो ये नगर निगम की दुकानें हैं एक तरह से। और ये किराएदार मंदिर वालों ने इन्होंने किसी ने बिठा रखे हैं जो कि अवैध है। अब इनको नगर निगम प्रशासन चाह रहा है कि भाई रंगों के त्योहार होली की धूम पिछले 2 सालों से फीकी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना महामारी से लोगों को राहत मिली, अब इस साल होली के त्योहार पर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग जमकर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस बार दुकानदारों में भी लगातार ग्राहक आते देख कहीं ना कहीं उत्साह बनता दिखाई दे रहा है। बाजार में आया, बाजार में रौनक हो रही है जी काफ़ी। पिछले 2 साल से बाजार में रौनक अच्छी दिख रही है देखने को। दुकानदार भी खुश है, ग्राहक भी खुश है। हमें भी 4 जगह दुकानों पे देख के आते हैं, हर वैरायटी मिल जाती है। इसलिए 2 साल से वैरायटी नहीं मिलती थी। बाकी ज़्यादातर हम यही सोच रहे हैं दुकानदार भाई अपने घर के माहौल भाई कि हम जो है फूलों की होली खेलें, रंगों की होली से बचें। फिर भी ना हो तो अपने गुलाल, अच्छे गुलाल दुकानदार से लेते हैं गुलाल, उससे हम गुलाल से। रेटों की कैसे करोगे? जैसे गुलालों पहले के रेट, रंग को रेट तो फर्क तो पड़ा जी। अब तो महंगाई की वजह से हमें भी तो महंगा तो बहुत कम है दुकानदारी, पर थोड़े घाट निकलेगा, अभी टाइम लगेगा। अच्छा। और हर्बल कलर तो हर्बल कंपनी के हैं, पर लोग लोकल के हिसाब से पैसे देते हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल कम ही है, पर पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी चल रही है। पिछले जैसे कोरोना टाइम था, पर लेकिन अब ठीक है। लेकिन अभी 2-3-4 दिन रह रहे हैं, देखते हैं आगे। फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।